गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रजत आपका यूजीसी क्लासेस बाय एग्जाम्पल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी लोग एक बारी से जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज हम बात करने वाले हैं मैक्स वेबर को लेकर। ठीक है, चलिए तो सभी लोग एक बारी से जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो मैक्स वेबर को लेकर कल हमने, ठीक है, बात कर ली थी सामाजिक क्रिया को लेकर, सोशल एक्शन थ्योरी को लेकर। आज हम मैक्स वेबर के सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत और जो लगभग हर विषय में पढ़ा जाता है, इवन दो इफ यू आर फ्रॉम बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, आप पब एड से आते हो या फिर आप जो है डिफेंस स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी में आपको इनकी थ्योरी को देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मैक्स वेबर के साथ में। मैक्स वेबर सत्ता के स्वरूप या फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक, चलिए, मैक्स वेबर ने बेसिकली सत्ता के स्वरूपों को लेकर तीन फॉर्मेशन बताए थे। तीन फॉर्मेशन क्या बताए थे? उन्होंने कहा था कि सत्ता के जो स्वरूप हैं वो तीन स्तर पर आते हैं। सबसे पहला सत्ता चमत्कारिक या कैरिस्मेटिक, दूसरा परंपरागत ट्रेडिशनल, तीसरा सत्ता का स्वरूप तार्किक या रेशनल होगा। ठीक, अब ये सत्ता के ये जो तीन स्वरूप हैं जिनको लेकर हम बात कर रहे हैं, इनके साथ शुरुआतें किस चीज से जुड़ती हैं या मतलब है क्या बेसिकली? तो सत्ता का आप सीधा फिनोमेना जो उन्होंने कहा वो कहा किसी चीज का इंपैक्ट होना। ठीक, मतलब के प्रभाव, शक्ति, सत्ता, प्रभुता, ये सभी एक ऐसी सामूहिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां पर के आप जो है दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हो, प्रभाव डाल सकते हो। सॉरी, दूसरे के ऊपर आप प्रभाव डालें, उसको किसी आज्ञा देने की स्थिति में हो। ठीक है, मतलब के कुछ काम करवा सकें दूसरे के साथ में। तो ऐसे में ये शक्ति की, सत्ता की, प्रभाव की स्थितियों को क्या है, दर्शाता है सत्ता। अब सत्ता के जो संबंध हैं या सत्ता को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में समझें तो सत्ता का मतलब सीधा सीधा यहां पर एक तरीके से इसके दो सिरे होंगे। ठीक है, क्या होंगे? पहला सिरा होगा कि कोई आदेश देने वाला होगा, दूसरा आदेश मानने वाला। मतलब कि आप अगर ये जो बात करते हैं आज्ञा देने की और आज्ञा पूरी कराने की, इसका मतलब ये तभी तो पूरा हो सकता है जब आप किसी को क्या है, आज्ञा देने की स्थिति में मौजूद हो और उससे आज्ञा का पालन भी आप करा सके। ऐसा तो है नहीं कि साहब सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति जो इस चीज का प्रभाव दिखे। हम प्रभाव किसी शक्ति का, सत्ता का तभी देख सकते हैं जब वहां पर कोई आदेश देने वाला हो, दूसरा आदेश पालन करने वाला हो। मतलब के शक्ति का सीधा अर्थ या सत्ता का सीधा अर्थ हो सकता है अधिकारी जनता के बीच के संबंध, सेवक मालिक के बीच के संबंध, राजनीतिक शक्ति और काम करवाने वाले जो लोग हैं उसके नीचे आने वाले उन लोगों के बीच में संबंध, मतलब के नेता अनुयायी के बीच के संबंध। ये सारे संबंध जो है इस स्थिति को दर्शाते हैं जहां पर के कि कोई आदेश देने वाला, ठीक है,
और आदेश मानने वाली स्थिति। तो ये सत्ता के दो सिरे आवश्यक तौर पर होते हैं। साथ ही साथ में सत्ता के लिए तीन फॉर्मेशन की जरूरत है। पहला कि यहां पर किसी चीज की आज्ञाकारिता का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी आदेश है, जाहिर सी बात उसको पूरा करने का मतलब यह है कि वहां पर आज्ञाकारिता देखी जा रही है, ओबीडियंस है। ठीक है, दूसरा ओबीडियंस के साथ में जुड़ेगी लॉयल्टी। ठीक, तीसरा चीजों को फॉलो करना या उसका अनुकरण करना, मतलब कि ओबीडियंस, लॉयल्टी एंड फॉलो, ये तीन चीजें सत्ता की स्थिति को दर्शाती हैं। ठीक, तो इन तीनों का भी इसके अंदर होना आवश्यक है। साथ ही साथ में बेवर ने इस प्रकार की ये जो व्यवस्था थी, ये सारी की सारी, इस व्यवस्था को उन्होंने एक टर्म भी बोला। इस टर्म को उन्होंने कहा कि ये एक आदेशात्मक संबंध को दर्शाता है। अब ये जो आदेशात्मक संबंध थे, मतलब ये जो व्यवस्था थी समाज की, इसको बोला गया कि एक ऐसे समन्वय को स्थापित करता है जिसको आप आदेशात्मक समन्वय या इंपेरेटिव कोऑर्डिनेशन कह सकते हैं। यह स्थिति दर्शाई थी सत्ता को लेकर। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। चलिए अब आते हैं ये जो सत्ता या शक्ति, इसकी अवधारणा को समझिए। तो शक्ति की अवधारणा को लेकर कई लोगों के अपने अलग अलग एक विचार रहे, अलग अलग संदर्भ रहे। जैसे कि आप अगर हेराल्ड के अकॉर्डिंग चलें, ठीक, हेराल्ड लेस्वेल, इन्होंने कहा था कि इसका जो अर्थ है, शक्ति की संरचना का अर्थ अपनी नीतियों से दूसरे के नीतिगत या दूसरे के कार्यों को प्रभावित करना, मतलब कि जो भी आपकी पॉलिसीज हैं या जिस भी तरह से आप इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि आप इस तरह से इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपनी नीति से दूसरे के कार्यों को प्रभावित करते हुए जा रहे हैं। मतलब कि प्रभाव का अर्थ क्या होगा? दूसरे व्यक्तियों की नीतियों को प्रभावित करना, ये इनका मानना था। साथ ही साथ में इसी क्रम में लेस्बेन ने इस अवधारणा को थोड़ा से चेंज किया। उन्होंने इस प्रभाव वाले कॉन्सेप्ट को लेकर कहा कि देखिए, ये जो प्रभाव वाली चीज आप यहां दिखा रहे हैं, तो बेवर ने कहा कि देखिए, हर प्रभाव शक्ति को स्थापित नहीं करता। मतलब कि ये जो भी इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि प्रत्येक प्रभाव शक्ति, प्रत्येक प्रभाव को शक्ति या सत्ता नहीं कहा जा सकता। ये किसका मानना था? ये मानना था बेबर का। मतलब प्रत्येक प्रभाव को जो भी आपको देखने को मिल रहा है, आप उसको सिर्फ उसको सत्ता या शक्ति आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैक्स वेबर का अपना मानना था, किसको लेकर? प्रभाव की स्थिति को लेकर। ठीक है, साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि हमेशा यहां पर कुछ होगा नहीं। ठीक है, कहीं कहीं पर आपकी शक्ति, आपका प्रभाव जो है नेचुरली भी निकल कर आ सकता है। मतलब कि शक्ति और यह जो प्रभाव को लेकर बात है, इस अवधारणा में गुण भी शामिल होते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत ज्यादा सुंदर हैं तो जाहिर सी बात है आप कई लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। लोग आपको देखकर
कुछ ऐसे करने की कोशिश करें कि आप उनको नोटिस करें। जैसे कि जनरली टर्म में देखा जाता है एक, जैसे आपने ऐड देखा होगा, पर्टिकुलर मैन विल बी मैन टाइप का एक ऐड आया करता है। उस ऐड में रियलिटी को ही दर्शाया गया है कि जब भी कोई स्त्री आती थी तो वहां पर खड़े हुए 2-3 जो पुरुष होते थे, बालों को संभालना, अपने पेट को, तूंद को अंदर लेना महंगी गाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाना, इस तरह की हरकतें करते थे। तो यहां पर कोई अपनी नीतियों से किस आधार पर प्रभाव डाल रहा है? अपने सुंदरता के साथ ही साथ में और भी चीजें, जैसे कि आपके गांव में, मान लेते हैं एज अ एग्जांपल के तौर पर, आपके गांव में, शहर में, आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, अच्छा खासा उसके पास में नॉलेज है, आप उससे सलाह लेती है पूरा समाज। तो होता क्या है, उस व्यक्ति के आगे हर बार जो लोग आएंगे वो उसके सामने अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे देखो भाई साहब, मैं भी तुम्हारी तरह देखो समझदार हूं। मतलब ये आप उसके आसपास में जुड़े रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो सिर्फ ऐसे लोगों को पसंद करेगा जो दिमाग से बहुत तेज हैं। ठीक है, तो कई दफा हम क्या होते हैं कि दूसरे के गुणों से, चाहे वो शारीरिक गुण हो, चाहे वो उनके बौद्धिक गुण हो, जो उनको मिले हैं, उन गुणों के साथ में हम प्रभावित होते हैं। मतलब आप प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब कि उसने आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया, तो ये शक्ति का ही स्वरूप हुआ ना। तो शारीरिक सौंदर्य हो। अब इसके आधार पर और भी चीजें होती हैं, जैसे किसी का क्रिकेट खेलना, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आपने देखा होगा लोग हमेशा एक आदतें करते रहेंगे कि देखिए इस तरह से खेलिए, इस तरह से सचिन खेला करता है, या इस तरह से धोनी खेलते हैं, या इस तरह से विराट क्रिकेट खेलते हैं। मतलब कि हमने उनके एग्जाम्पल्स के आधार पर चीजों को इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। ठीक है, वो अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उन्होंने दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है जानबूझ कर ऐसा किया कि देखो मैं ऐसा शॉट मारूंगा तो इस तरह से लोग मेरी चीजों को फॉलो करेंगे। नहीं, वो इसलिए क्योंकि उनको अच्छा प्रदर्शन करना था अपने क्षेत्र में। ठीक, साथ ही साथ में इसी क्रम में होता क्या है कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पर सत्ता का अनुपालन करवाना बहुत ज्यादा टफ होता हो। ठीक है बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत जल्दी चीजें इंपैक्ट में आ जाएं, हो सकता है बड़ा टाइम लग जाए प्रभाव डालने में। तो ये स्थितियां भी हो सकती हैं, प्रभाव डालने में समय भी लग सकता है, तुरंत हो सकता है शायद वो चीजें कंपैरेटिवली ना आ पाए। ठीक, साथ ही साथ में शक्ति का जो प्रयोग होगा, ये जो धारणा है वो प्रत्यक्ष तौर पर, मतलब के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष, दोनों स्वरूपों में डिफाइन होती है। कैसे? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ क्या हो सकता है? मतलब के शक्ति का जो दावा है उन सब के लिए दाव पेच हमेशा एक ही जैसे होंगे। जैसे कि अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो मैं इसके 3 एग्जाम्पल आपको समझाऊं। पहला एग्जाम्पल, मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को अच्छा वेतन उपहार देना। तीसरा, फिर से मिल मालिक को ही रखेंगे यहां पर जिससे कि कंपैरेटिवली समझ आए। मिल मालिकों द्वारा नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी। तीसरा, पत्रकार प्रख्यात बुद्धिवेत्ता के लिखे द्वारा लिखी
पुस्तकों। अब यहां पर ये तीन चीजें समझो। पहली चीज, कोई मिल का मालिक है, वो कहे कि देखिए मजदूर अगर अच्छा काम करते हैं तो मैं अपने मजदूरों को इतना अच्छा वेतनमान दूंगा, मैं उनको इतना ज्यादा अच्छा पैसा दूंगा, या मैं इस तरह का उपहार दूंगा। अब ऐसे में मजदूर क्या होंगे, जाहिर सी बात है उसकी इस नीतियों से प्रभावित होंगे, अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, मालिक को खुश करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा और भी स्थितियों में हो सकता है, जैसे कि कहीं पर उनको पता है कि उनका जो मालिक है वो थोड़ा ऐसी प्रवृत्ति का है कि उसको चापलूसी पसंद है, उसको अच्छा अच्छा सुनना पसंद है, तो लोग क्या करेंगे, उसके सामने अच्छा अच्छा गान करेंगे। जैसे कि जब राज दरबार वाली कंडीशन हुआ करती थी तो वहां पर होता क्या था कि साहब अच्छा अच्छा बोला जाता था राजा को, ठीक है, बोलते थे अरे आपका बहुत अच्छा। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली एक संसद की कार्यवाही सुन रहा था, उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया कि साहब एक राजा था, उस राजा को उसने बैंगन की सब्जी खाई और उसने कहा कि बैंगन बड़ा अच्छा है। तो जितने उसके मंत्री परिषद के लोग थे उन सब लोगों ने कहा अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बैंगन है, ऐसा बैंगन जीवन में नहीं खाया, बैंगन ही तो राजा है, बैंगन से अच्छी सब्जी कोई नहीं, बैंगन को राष्ट्रीय सब्जी घोषित कर देना चाहिए, हर 30 त्योहार में उसको बनवाना चाहिए, हमारे विदेशी राजदूत आए सबको बैंगन खिलाएंगे हम। ठीक, अगले दिन राजा का पेट हो गया खराब। मंत्री आया, आते ही उसने जो है कहा अरे सबसे खराब चीज बैंगन है, बैंगन नहीं खाना चाहिए, बैंगन को बैन कर देना चाहिए, जो बैंगन बेचता नजर आए उसको नजरबंद कर दो, कारावास में डाल दो। मतलब क्या हुआ कि राजा का पेट अगर खराब ना होता तो बैंगन की शामत ना आती। तो मतलब के लोग जो है किसी को सिर्फ खुश करने के नाम पर भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो उसके द्वारा प्रभावित है, उनके कुछ हित उसके साथ सकते हैं। दूसरा, किसी ने पर्टिकुलर आपको बोला, धमकी दी, ठीक है, या जैसे मैं आपसे कहूं कि देखो अगर तुम लोग अध्ययन नहीं करोगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं करोगे तो कल से मैं क्लासेस को कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो यकीन मानो सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन कमेंट में मेरे को मिल जाएंगे। क्यों, अगर जिनको क्लास का डर है कि क्लास कंटिन्यू नहीं हुई तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, मतलब कि दबाव। ठीक है। तीसरा, पत्रकार, प्रख्यात बुद्धिवेत्ता, इन सबके द्वारा लिखी हुई किताबें। अब ये क्या हो सकता है, किसी चीज का अनुपालन करवाना, उनके मूल्यों, प्रवृत्तियों, इन सब के साथ में जुड़ सकता है। जैसे कि हम ये हमेशा उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छे स्तर के जो विख्यात बुद्धिजीवी लोग होंगे वो सही बोलेंगे। कोई पत्रकार है, उस पर विश्वास किया जाएगा कि वो जिन सूचनाओं का संग्रह करेगा वो स्पष्ट होंगी, सही होंगी और उनके अंदर संशय नहीं होगा, वो सच को दर्शाएगा, ये उम्मीद की जाती है। कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो शक्तियां इस क्रम में भी क्या है, प्रभाव होगा। साथ ही साथ में शक्ति के दो लक्षण होते हैं। दो लक्षण क्या है, संबंध परक और स्थिति परक। सिचुएशनल, और इसको आप लिखिए संबंध मूलक लिखिए। रिलेशनल। ये दो स्थितियां रहती हैं हमेशा, मतलब कि कोई भी जो शक्ति है वो दो लक्षणों के साथ में डिफाइन करती है, ठीक है। अब जैसे कि शक्ति की जो स्थिति है, अगर हम संबंध मूलक को लेकर बात करें तो जाहिर सी बात है एक का जुड़ाव दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ में, या एक दो का तो कंपलसरी होना आवश्यक है, एक के आधार पर नहीं है। कोई व्यक्ति एकांत में एकदम से अकेला जंगल में रहता है, उसकी शक्ति, नीतियां, प्रभाव, ये सब कब दिखेगा, जब कोई सामने मौजूद हो। कोई मौजूद ही नहीं है तो क्या होगा। मैं एक बंद कमरे के अंदर क्लास दूं, उससे मैं नीतियों को क्या प्रभावित कर सकता हूं। जब कोई लाइव टेलीकास्ट ना होता हो, ना कुछ ऐसा हो, मैं अकेला क्लास दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई उसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला किसी पर। मतलब के संबंध मूलकता होना आवश्यक है। ठीक, साथ ही साथ में स्थिति परक होना। स्थिति परक क्या हो सकती है, जैसे कि
एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस, मिलिट्री फोर्स। क्या कोई व्यक्ति जब अपनी नौकरी पर नहीं है, पुलिस स्टेशन में नहीं है, वो ड्यूटी पर ऑफ है, तो क्या वो अपनी पुलिस शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? नहीं। दूसरा, कोई व्यक्ति जो किसी राज्य में तैनात है और किसी दूसरे राज्य में वो जाता है, तो क्या वहां पर वो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एरिया, सारी चीजें, स्थितियां डिफाइन की जाती हैं, उन स्थितियों के अनुसार ही वो काम कर पाएगा, बिना उन स्थितियों के वो नहीं काम कर सकता। मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन वेदर यू कैन यूज योर पावर और नॉट। मतलब कि स्थितियों का होना बहुत आवश्यक है आपके चयन करने के लिए या आपकी इस शक्ति को एस्टेब्लिश करने के लिए। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। क्या था, हम बात कर रहे थे संबंध मूलक स्थितियों को लेकर, फिर स्थिति परक। तो स्थिति परक जाहिर सी बात है, विदाउट एनी सिचुएशन, जैसे किसी जज का कोर्ट के अंदर किसी अपराधी को सजा सुनाना। अब ऐसा नहीं है घर पहुंचे और घर जाकर वो अपनी पत्नी से कहे आज तुमने बैंगन की सब्जी बनाई है, ठीक है, और मुझे पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हें नोटिस जारी करता हूं। नहीं कर सकता। मार मार बेलन जज को एकदम से इतनी अच्छी कुटाई कर देगी, पता चल रहा है जज अगली बार जो केस फाइल किया हुआ है वो खुद किसी के कोर्ट रूम में खड़े हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ स्थितियां हैं जिनके अनुसार ही आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो शक्तियों के दो लक्षण फिक्स रहेंगे कि वो संबंध मूलक और साथ ही साथ में क्या है, वो आपकी स्थिति परक मतलब सिचुएशनल कंडीशन पर मौजूद रहेंगी। ठीक है, अब शक्तियों को लेकर बहुत सारी चीजें आपकी रहती हैं, जैसे कि पार्सन्स ने शक्ति की तुलना मुद्रा के साथ में की है। अब ये पार्सन्स ने शक्ति की तुलना मुद्रा के साथ में की क्यों है? उन्होंने कहा था कि जैसे ही जिस प्रकार से मुद्रा परिचालन में होती है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से शक्ति का भी परिचालन होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने, पार्सन्स ने जीरो सम थ्योरी को बताया। अब ये जीरो सम थ्योरी बेसिकली क्या है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक पेन है, ये नेगेटिव है सपोज दैट, और ये दूसरी चीज है, ये नेगेटिव है। दोनों की वैल्यूज सेम है। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो एक नेगेटिव सेम वैल्यू का और एक पॉजिटिव सेम वैल्यू का आपस में मिलकर क्या करेंगे, जीरो का निर्माण करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्थितियां धनात्मक हो या स्थितियां ऋणात्मक हो, मतलब कि जीरो सम कॉन्सेप्ट को उन्होंने इस चीज में डिफाइन किया। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने शक्ति के, पार्सन्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, तो पार्सन्स ने शक्तियों के तीन आधारों को डिफाइन किया। कैसे? पार्सन्स ने कहा कि जो शक्ति की तुलना मुद्रा से कर रहे हैं, साथ ही साथ में शक्ति का जो प्रकार होगा वो तीन क्रमों में जाएगा पार्सन्स के अकॉर्डिंग।
शक्ति या तो शारीरिक होगी या फिर शक्ति जो है प्रतीकात्मक होगी या शक्ति जो है आपकी मानसिक होगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप उन्होंने बताए थे। इन 3 टाइपों को नोट करिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके पास में अगले क्रम पर, शक्ति और सत्ता। तो ये माना जाता है शक्ति का ही, जो शक्ति है, शक्ति का ही वैद्य स्वरूप या शक्ति का ही जो वैद्य रूप है वो सत्ता को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? सत्ता को। तो शक्ति का जो वैद्य स्वरूप है वो सत्ता को डिफाइन करेगा। जैसे कि राजनीतिक शक्ति का बल प्रयोग का करना या उसका प्रयोग करने की धमकी दिया जाना, तो ऐसे में ये कई सारी चीजों को स्थायित्व लेकर आता है। ठीक है, अब ये स्थायित्व इसलिए नहीं आता कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, ये स्थायित्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसकी लेजिटिमेसी को लेकर बात है, उसकी वैधता को लेकर बात है। ठीक है, तो शक्ति और सत्ता। अब शक्ति का वैधानिक रूप जब सत्ता कहा जाता है और सत्ता को मानने का काम ये सब ऐच्छिक स्वरूप के तौर पर आता है। सत्ता और शक्ति जाहिर सी बात है आपस में कुछ एक डिफरेंस भी क्रिएट करते होंगे, ये कुछ अंतर भी इनके होते होंगे। तो उन्होंने सत्ता और शक्ति के डिफरेंसेस को समझाया, डिफरेंसेस किस आधार पर समझाया। उन्होंने कहा सबसे पहला कि जो शक्ति है वो दंडाभय के आधार पर अनुपालन, ठीक, उसी क्रम में सत्ता जो होगी वो ऐच्छिक कार्य के आधार पर अनुपालन करती है। मतलब कि कुछ चीजें आपको बोली जाएंगी, आपको ऐसा करिए तो ये ऐच्छिक कार्य होगा, जबकि ये दंडाभय के आधार पर होगा अनुपालन। ठीक है, दूसरा शक्ति जो है वैध और अवैध दोनों क्रम में होगी, जबकि सत्ता को सिर्फ और सिर्फ आप वैध रूप, क्यों? क्योंकि सत्ता क्या है? शक्ति का ही वैध रूप है। शक्ति का लेजिटिमेट जो फॉर्मेट होता है वो सत्ता को बोला जाता है। मतलब कि शक्ति जो होगी, सत्ता जो होगी वो क्या है? सिर्फ वैध स्वरूप में मिलेगी, मतलब वैध सत्ता जैसी चीज होती है, अवैध सत्ता जैसी चीज आपकी नहीं होती है। साथ ही साथ में शक्ति की जो अवधारणा है वो काफी व्यापक है, जबकि सत्ता जो है शक्ति के एक स्वरूप को दर्शाती है। ठीक, तो ये बेसिकली एक मेजरली डिफरेंसेस हैं। ठीक है, यहां पर इनको लिख लीजिए जिससे, ठीक, इन दोनों के बीच की डिफरेंस है 1 2 3 1 2 एंड 3। इसी क्रम में आगे अगर बढ़े हम तो जो शक्ति है वो न सिर्फ इन अलग अलग स्वरूपों को लेकर बात करती है, बल्कि शक्ति के मुकाबले अगर हम यहां सत्ता में बात करें तो सत्ता स्थायित्व को दृढ़ आधार देती है। मतलब कि सत्ता किसी भी समाज के स्थायित्व के लिए आवश्यक है,
शक्ति ऐसा नहीं है कि शक्ति पावर वर्क करती है, ठीक है। मान लेते हैं इलीगली तौर पर समाज के लोगों को डरा धमका के बोला जा रहा है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन वही शक्ति एक वैध सत्ता के तौर पर मौजूद है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक देश है जो कि युद्धग्रस्त हालात में है, वहाँ झगड़े चल रहे हैं। युद्धग्रस्त स्थिति में वहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि वहाँ किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा हो गया है, वो लोगों को डरा धमका कर कहता है कि आप ऐसा करिए ऐसा ऐसा करिए, तो वो समाज की स्थिरता नहीं रहेगी। कभी ना कभी विद्रोह होगा, वो लोग उठ खड़े होंगे और उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करेंगे या उसके अगेंस्ट वो हथियार उठा लेंगे। जबकि कहीं किसी क्षेत्र में एस्टेब्लिश्ड सरकार है, लोगों ने उसको चुना है, लोगों ने खुद शक्ति उनको दी है, ठीक है, लोगों ने कहा है आप ऐसा ऐसा करिए, आपका ये हमने आपको चुन के भेजा है। तो ऐसे में उन लोगों द्वारा चुनी हुई ये जो सरकार होगी, ये जो सत्ता जिसको आप कहेंगे, शक्ति का वैध जो स्वरूप होगा, वो ऐच्छिक तौर पर काम कराएगा और समाज के अंदर स्थिरता ज्यादा लाएगा। लोग उसके लिए हथियार नहीं उठाएंगे, लोग इसके अगेंस्ट में खड़े नहीं होंगे। इसलिए देखा होगा ऐसे देश, जिन देशों के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां रहती हैं, उन देशों में लगातार सरकारें बदलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सरकारें आने का जो क्रम है, वो क्रम कैसे आया है? डरा कर, धमका कर, युद्ध करके, ठीक, किसी राजनेता की हत्या करके, ठीक, सरकार को गिराकर मिलिट्री ने शासन किया, मिलिट्री को गिराया गया, किसी चरमपंथी संगठन ने उसको जमा लिया, या राजद्रोह हुआ, एक समूह अलग बटा, एक समूह अलग बटा, कभी एक समूह कभी दूसरा समूह। तो ये सब क्या है? ये शक्ति के प्रदर्शन को दर्शाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके स्रोतों को लेकर, क्योंकि अब इनको खत्म करते हैं, ठीक। तो सत्ता के 3 प्रकार दर्शाए। क्या? पहला, सत्ता का चमत्कारिक स्वरूप। दूसरा, परंपरागत स्रोत। तीसरा, तार्किक स्रोत। इन्हीं से 3 स्वरूप भी निकल कर आते हैं। कैसे? चमत्कारिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, तार्किक सत्ता। ये 3 अलग अलग स्वरूप निकल कर आएंगे जब आप देखेंगे सत्ता के इन स्रोतों को लेकर। अब ये स्रोत क्या है? तो देखिए, चमत्कारिक सत्ता क्या होगी? मतलब कि यहां पर व्यक्तियों के गुणों की तुलना को लेकर बात होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, किसी धार्मिक नेता की अपील के आधार पर लोग जो है किसी दल को वोट करते हैं, किसी दल को वोट नहीं करते, प्रदर्शन करने लग जाते हैं। साथ ही साथ में सरकारें उसके अकॉर्डिंगली चला करती हैं, उनके अगेंस्ट में कार्रवाइयां नहीं करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ में कई दफा वो प्रभाव इतना ज्यादा बलवान होता है कि सरकारें जो है उन धार्मिक नेताओं के अगेंस्ट में कई सारी चीजें करने से डरती हैं, इवन दो उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी एक सत्ता मौजूद है जो उनके चमत्कारिक गुणों से लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, बाबा जी हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल धार्मिक नेता का है, और भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, ठीक है। मतलब के व्यवहार की सीमाओं और आदर्शों का जो निर्धारण होगा वो किस आधार पर होगा? वो व्यक्तिगत आधार पर होगा। और ये जो सारी स्थिति है, ये जो सत्ता का प्रारूप होगा, ये भावात्मक तौर पर जुड़ा होगा। मतलब कि भावनात्मक तौर पर लोग जुड़े होते हैं। यहाँ पर उन्होंने उनको चुनकर नहीं भेजा, बल्कि वो उनके गुणों से इतना प्रभावित हुए, इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उनका अनुकरण करना, उनके साथ लॉयल्टी, ओबीडियंस, ठीक है, ये अनुकरण, आज्ञाकारिता जैसी स्थितियों का होना, ये सब कब हुआ है? ये सब होता है भावात्मक जुड़ाव के साथ में, ठीक है। चलिए, दूसरा, परंपरागत सत्ता। अब ये परंपरागत सत्ता क्या हो सकती है?
परंपरागत सत्ता में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें ले, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, पति और पत्नी के बीच के संबंधों में मेल का मतलब के पुरुष का, जो उसका पति होगा महिला का, उसकी निर्णय के ऊपर सर्वोच्चता, निर्णय चुने जाने के लेकर इवन दो निर्णयों के ऊपर जो स्थापित उसकी शक्ति है वो ज्यादा रहती है। मतलब कि पितृसत्तात्मक सत्ता जैसी स्थिति ये कब है, ये परंपरागत क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये समय से बहुत पहले समय से चलती आ रही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि चमत्कारिक है, एक दिन में जो है पति नाम की एक व्यवस्था है जो मौजूद निकल कर आई और उसका पूरी तरह से अनुपालन किया जाने लगा, नहीं। ठीक, तो ये सब पद्धति क्या है, ये सब दर्शाती हैं आपके परंपरागत सत्ता को। किसको दर्शाते हैं, परंपरागत सत्ता को। ठीक है, चलिए तीसरा, तार्किक सत्ता। अब ये जो तार्किक सत्ता है वो क्या क्या हो सकती है, यहां पर और भी लिख लीजिए, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। तार्किक सत्ता का स्वरूप क्या होगा, या तार्किक वैधानिक सत्ता बोल दीजिए। तो ये जो तार्किक सत्ता है इसका सीधा अर्थ होता है जैसे कि किसी व्यक्ति की कहीं पर नियुक्ति होना, किसी अधिकारी को किसी के लिए चुना जाना। ठीक, मतलब कि ये एक लिखित तौर पर चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे सैन्य अधिकारी, जज, मेयर। अब ये तार्किक क्यों बोला गया, इसलिए क्योंकि यह तो ना तो प्राचीन काल से चल के आ रहा है, ना ही धार्मिक नेताओं की तरह भावनात्मक तौर पर यहां पर कोई जुड़ाव रहा जिसके चलते इनका अनुपालन किया गया। बल्कि हुआ क्या कि यहां पर यह देखा जा रहा है कि देखिए ये जो भी आप सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं या जिसकी भी आपने सत्ता को स्वीकार किया है उसके कुछ चीजें मौजूद रही होंगी, जैसे कि एक पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़कर लोगों का वोट करना, लोगों ने वोट किया किस आधारों पर कि ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा ऑप्शन के तौर पर है रेदर देन बाकी के मुकाबले, तो हमें इसको वोट करना चाहिए और इसकी पार्टी को हमें मतदान करना चाहिए। ऐसे में वो व्यक्ति अगर चुना जाता है, वो राज्य में किसी पद को आसीन होता है, किसी पद को ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही जैसे मेयर को चुना गया, कहीं ग्राम प्रधान को चुना गया, तो ये उसकी तार्किक सत्ता को दर्शाता है। ठीक है, अब इसका कई सारा एक प्रॉब्लम को लेकर भी बात की गई थी, जैसे कि सत्ता का ये जो प्रकार था ये पूरी तरह से विशुद्ध प्रकारों को दर्शाता है। ये जो सारे के सारे थॉट्स हैं ये सब एक विशुद्ध प्रकार हैं, कोई मिलावट नहीं। लेकिन एक चीज जुड़कर यहां आती है कि आप यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर दूं, अडोल्फ हिटलर, ठीक, जर्मनी का चांसलर रहा। हिटलर को चमत्कारिक सत्ता के अंतर्गत भी आंका जाता है और वैधानिक सत्ता के अंतर्गत भी जाना जाता है, तार्किक सत्ता के तौर पर भी। कैसे? क्योंकि यह माना जाता है कि हिटलर को सपोर्ट करने वाले भी लोगों की कमी नहीं थी। हिटलर को भी अपने राज्य का सपोर्ट मिला हुआ था, उन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया हुआ था। बहुत बड़ी आबादी ने नहीं बट किया था। मतलब कि विशुद्ध तौर पर आप हिटलर को चमत्कारिक सत्ता या कैरिस्मेटिक फॉर्मेट में नहीं काउंट कर सकते। हाँ, यह बात जरूर है कि हिटलर का जो स्वरूप था वो थोड़ा कैरिस्मेटिक था, लोग प्रभावित होते थे। हिटलर जब बोलता था, इवन तो हिटलर की लिखी हुई जो किताब है मीन कैंप, आप उसको पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उसका लिखा हुआ, उसके जो अनुभव, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रभावों को छोड़ते हैं और लोगों के ऊपर उसने प्रभाव डाला, जिसके आधार पर उसने वैधानिक सत्ता को एस्टेब्लिश किया। अब यहां पर हम इस चीज को समझें कि जो तार्किक वैधानिक सत्ता को लेकर बात की जा रही है ये कई दफा चमत्कारिक के साथ में जुड़ती भी है। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे धार्मिक नेता भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ता है, उसी क्रम में आपने देखा है कि राजनेता भी एक भावनात्मक अपील करते नजर आते हैं। वो भी बोलते हैं कि अच्छा आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, ठीक है, बोलते हैं, अपने कुछ चीजों को दर्शाते हैं। ठीक है कि साहब मैं ये हूं, मैं इस जाति से हूं, मैं इस वर्ग का हूं,
मैं इस वर्क को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसको ऐसा करना चाहता हूं। ठीक, साथ ही साथ में अब इनकी आलोचना भी की गई। इनकी सत्ता का जो ये सीन रहा, तो इनकी आलोचना के बिंदु क्या क्या थे वो समझिए। एंटोजियोनी ने इनकी आलोचना का सबसे पहला जो बिंदु दर्शाया वो ये था, एंटोजियोनी ने कहा कि साहब ये जो तीनों सत्ताओं का प्रारूप दर्शाया गया है ये आपस में भिन्नता को नहीं एस्टेब्लिश करता। आलोचना का पहला आधार था तीनों प्रारूपों में भेद करना। ठीक, ये पहला उन्होंने आलोचना का आधार बोला। दूसरा आलोचना का आधार जो उन्होंने बोला वो उन्होंने कहा कि सत्ता में निरंतरता बनी रहती है, बट संगठन की संरचना को आपने जो है नहीं दर्शाया है। आप नहीं बता रहे कि संगठन की संरचना किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से काम नहीं करती है। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि चमत्कारिक जो सत्ता है सिर्फ उच्चतम बिंदु पर उच्चतम पदासीन लोगों के पास होगी। ठीक, ये भी उन्होंने आलोचना का बिंदु कहा कि ऐसा नहीं है कि चमत्कारिक सत्ता हमेशा उच्चतम लोगों के पास में मौजूद रहे। ठीक है, ये किसी के भी पास में हो सकती है, चाहे वो व्यक्ति उच्च पद पर नियुक्त होता है या वो निम्न पद पर नियुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि कई दफा निम्न पद पर नियुक्त जो व्यक्ति होता है वो भी अपने से उच्च व्यक्ति को क्या करेगा, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये चीज किसका मानना था, ये मैक्स वेबर को लेकर ये मानना था। क्लियर हुआ इतना? ठीक, तो ये उनकी आलोचना के आधार बिंदु सारे के सारे रहे थे। ठीक है, चलिए तो आज का जो बच्चों आपका सेशन था, इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में आपको प्रश्न का उत्तर करना है। एक प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूं, उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करके बताना है। क्वेश्चन लिखिए। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन के अंदर में जाकर करना है। ठीक है, तो आज का जो बच्चों आपका सेशन है, सेशन को यहीं तक रखेंगे। साथ ही साथ में इस प्रश्न का उत्तर आफ्टर द क्लास कमेंट में करिएगा। उसके अलावा आप सभी लोगों को होली के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो होली एंजॉय करिए, बट क्लासेस को भी आप करते रहिएगा। तो आज की जो आपकी क्लास थी, इस क्लास के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट रह जाता है देन आप आफ्टर द क्लास कमेंट सेक्शन में बिलो कर दीजिएगा। कल अगली वाली क्लासेस में आपके आंसर्स कर दिए जाएंगे। नहीं है तो आप मेल कर दीजिए। कोई अगर और भी ज़्यादा कुछ डाउट होता है तो आप मेल कर दीजिए। साथ ही साथ में एग्जामपुर ऑफिशियल के साथ में आप जुड़ने के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आफ्टर द क्लास एक पोस्टर लगेगा, आप उस पोस्टर से भी वहां पे सीधे स्कैन करके जा सकते हैं। तो आज की जो आपकी क्लास है, इस क्लास के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।